ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो था कि डिस्टिंक्टिव फॉसिल्स, यानी कि जो अलग अलग फॉसिल्स होते हैं जिनमें अंतर होता है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब जो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ऑफ रेगुलर इंटरवल्स, है ना, ऐसे फॉसिल्स जिनमें रेगुलर चेंजेस अपन को देखने को मिले इन ए लिनेज में बी प्रिजर्व्ड इन केस ऑफ। देखो यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन है, एक पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, एक फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म का दिया हुआ है। देखो ग्रेजुअलिज्म में तो क्या होता है कि स्लो चेंजेस होते हैं, और स्लो चेंजेस होने से आप कोई भी दो फॉसिल लेंगे तो उनके बीच में ज़्यादा अंतर है वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन पंक्चुएटेड में आपने देखा था कि एक बार चेंज होता है, फिर कोई चेंज नहीं है, फिर चेंज होता है, फिर कोई चेंज नहीं है, ऐसा सिस्टम था वहाँ पे ना। एक बार चेंज होता है फिर चेंज नहीं है, जैसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमारे पास कोई फॉसिल है ना, वो रेगुलर चेंज, जैसे मान लो कि यहाँ से आपने फॉसिल लिया, यहाँ से फॉसिल लिया, तो इनमें अपन को चेंज है वो इजीली मिल जाता है। देखो ज़्यादा अंतर कब मिलेगा, जब बदलाव ज़्यादा हो। एक तो है कि धीरे धीरे बदल रहा है तो अंतर दिखेगा ही नहीं, अंतर तो होता है लेकिन दिखेगा नहीं। अगर अचानक से चेंज हुआ फिर नहीं हुआ फिर अचानक से हुआ तो वहाँ पे अपन को दिखेगा। तो आंसर अपन को क्या देना है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ओके, सर इसमें इनरेगुलर हो गया तो इरेगुलर कैसे हुआ? रेगुलर नहीं, रेगुलर चेंज कैसे नहीं है भाई। जैसे मान लो कि रेगुलर का मतलब क्या होता है कि T1 के ऊपर, फिर T2 के ऊपर, फिर T3 के ऊपर, फिर T4 के ऊपर। रेगुलर का मतलब क्या होता है, लगातार। हाँ तो फिर इसमें तो थोड़ी देर के लिए चेंज है वो पक्का हो जाते हैं ना। नहीं, देखो बात ऐसी है कि मान लो कि आपके पास ये ग्रेजुअलिज्म होता है, ठीक है, इसमें आप कोई भी फॉसिल लेंगे तो उनके बीच में जो अंतर हैं वो इतने कम होते हैं कि वो आपको क्लियरली, जो यहाँ पे वर्ड है ना डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर कट, कि आप कोई भी दो फॉसिल उठाए, या आपने फॉसिल 2 उठाया, ये फॉसिल 1 उठाया, तो इनके बीच में अंतर तो होता है, लेकिन एक तो आप यहाँ के अंतर को चेक करें, एक यहाँ को करें, तो ज़्यादा अंतर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लिनेज ओके सर अब आया। है ना, है तो दोनों लिनेज ही ना, दोनों में चेंज है, लेकिन जहाँ पे अचानक से कुछ हुआ तो आपको डिफरेंस बड़ा मिलेगा, तो आप उसको आराम से समझ सकते हैं कि हाँ भी एकदम से चेंज है उसके अंदर, राइट। बाकी आप जो कह रहे थे वो ये था कि भाई यहाँ पे स्लोली स्लोली चेंज होते हैं, लेकिन वो इतना स्लोली होता है कि हम कोई भी दो गैप के ऊपर, दो टाइम के ऊपर फॉसिल लेंगे तो वो अपन को दिखेगा नहीं, मतलब इतना कम होता है वो कि वो हम डिस्टिंक्ट के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो वर्कर बी होती है ना, जो रिप्रोड्यूस नहीं करती, वो है ना, वो फीमेल है, परफॉर्म किन सिलेक्शन, यानी कि वो अपने छाते के काम करती हैं, जो क्वीन है उसकी हेल्प करती है, खुद रिप्रोड्यूस नहीं करती, बिकॉज इट डज नॉट। तो एक ऑप्शन है जिसमें ये डज नॉट लागू होगा, बाकी तीन में नहीं होगा। देखो, गिव जेनेटिक फिटनेस टू देयर ओवन जीन्स, यस वो आर के लिए काम करती हैं, तो ये तो हो गया डज। ठीक है, क्रिएट जेनेटिक सिमिलरिटी अमोंग हाइवमेट्स, ओबियसली आर के लिए काम करेंगी, तो वहाँ पे यही आएगा कि जब वो खुद रिप्रोड्यूस करने के बजाय जैसे आपके जो वर्कर बी है वो आपके क्वीन है उसकी हेल्प करती है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट जेनेटिक सिमिलरिटी। एक तो जैसे ज़्यादा जो मक्खियाँ हैं वो रिप्रोड्यूस करें, एक केवल एक ही करें, तो सिमिलरिटी क्या होगी, एनहेंस होगी, राइट। फिर क्या था कि एनहेंस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन थोड़ी होता है, जब आप सेक्रीफाइस करते हो हैमिल्टन रूल लगाते हो तो सामने वाले की फिटनेस बढ़ाई जाती है, कंपटीशन में तो माइनस माइनस होता है, ये तो लागू ही नहीं होगा, तो जो नहीं लागू होगा वही आंसर होगा। वर्क टू मेंटेन बी डेंसिटी, अब बहुत बड़ा नंबर सपोर्ट होता है, उसको आप डेंसिटी में मेजर कर सकते हैं ना,
कि अगर वो किन सिलेक्शन परफॉर्म नहीं करती तो इतना बड़ा नंबर वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। जो यूज सोशलिटी आती है एग्जाम्पल, तो वो क्या है, एक छोटे से छाते में बहुत सारी मक्खियाँ रहती हैं, तो वो डेंसिटी का इश्यू है ना। तो इंट्रा स्पेस कंपटीशन को ये कम करती है, तो बेनिफिट पहुँचाती है। कंपटीशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है। इसके बाद में था कि इंक्रीज डाइवर्सिटी एग्जिबिट बाय ए न्यूली इंट्रोड्यूस है ना फ्यू डिकेड्स अर्लियर, कि कुछ दशक पहले कोई एक छोटा बर्ड है, उसको किसी फॉरेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कोई फॉरेस्ट है, इसमें कोई स्मॉल साइज का बर्ड है, स्मॉल साइज बर्ड, उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया ना कुछ साल पहले, है ना, कुछ दशक पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, ठीक है। और वहाँ फिर आपको मिलती है उसकी डाइवर्सिटी, प्रकार मिलते हैं आपको उसमें ना। डाइवर्सिटी का मतलब उसमें वेरिएशंस मिलते हैं। तो ये आप कैसे समझा सकते हो? ओके, देखो अडप्टिव रेडिएशन इसको समझाता है क्या भाई? ये एक ग्रुप अलग प्रकार से, ये दूसरा दूसरे प्रकार से, ऐसे अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं वो कर ली। अडप्टिव रेडिएशन आपने स्टार्टिंग में तो एक ही लिया था ना, तो अडप्टिव रेडिएशन इसको समझाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी इसको समझा सकता है, तो दोनों इसको समझा सकते हैं। तो आंसर क्या देंगे अपन? थर्ड देंगे, ना कि 1 और 2। ओके, क्लियर? यस सर। देखो ये तो काफ़ी पहले के पेपर्स में क्वेश्चन क्या थे, बहुत सिंपल थे। द रेड क्यून हाइपोथेसिस है ना, अपन पैरेलल इवोल्यूशन के लिए लेते हैं। नेक्स्ट था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन बर्ड्स में नॉट लीड टू, कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसका नेगेटिव लेना आपको ना, जिसका उससे कनेक्शन नहीं है। देखो रैपिड ग्रोथ इन देयर डेंसिटी, मतलब बर्ड्स की बात हो रही है। देखो जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है तो सेक्सुअल सिलेक्शन होगा, सेक्सुअल सिलेक्शन होगा तो मैट चॉइस होगी, और मैट चॉइस होगी तो हर कोई मैटिंग में नहीं जाएगा, तो हर कोई मैटिंग में नहीं जाएगा तो कुछ एक ही जाएंगे, तो ग्रोथ है वो रैपिड नहीं होगी, स्लो होगी। हालांकि ओनली सिलेक्टेड है वही मैटिंग करेंगे तो नंबर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो आंसर तो अपना यहीं से आ गया। देखो इंक्रीज इन पैथोजेनिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा ही, जो बेटर जीन वाले हैं वो ही अडेप्ट होते हैं, वही मैट उनको यूज़ कर पाते हैं। ये तो आपने एग्जाम्पल भी पढ़ा था। तो पैथोजेनिक रेजिस्टेंस यानी कि जो ज़्यादा बड़े पंखों के साथ मूव कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस अच्छा ही होता है, तो उसके जीन सब लेते हैं। ऐसे ही इंक्रीज इन न्यू बॉर्न सर्वाइवशिप, तो वहाँ पे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आएगी तो नेक्स्ट के जो काम है वो भी पर्टिकुलर जो एक सेक्स है वो करता है, तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, नेस्लिंग्स हैं, उनके सर्वाइवशिप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी सही बात है ना। सेलेक्टिव यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, कुछ एक के गैमेट कई सारे लेते हैं, है ना, कि जैसे पॉलीगैमी होती है, तो वो सब क्या है, सेलेक्टिव यूज हो गए जीन्स का, कि कुछ एक जीन्स है उनको लेते हैं एक से ज़्यादा, बाकी को मैट नहीं मिलता तो उनके जीन नहीं ले जाते। तो सेक्सुअल जो डायमॉर्फिज्म है वो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, सर्वाइवशिप को बढ़ाता है ना, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके सेलेक्टिव यूज को प्रमोट करता है, लेकिन रैपिड ग्रोथ नहीं करता है। ओके, क्लियर है ना? हाँ, ये था कि मेल इन्वेस्टमेंट, कि जो मेल साइड होती है या मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होगा। तो देखो लैग सिस्टम है उसमें भी उसको compete करना पड़ता है, एक प्रकार से परफॉर्म करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर अपने जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए उसको बहुत सारा पे करना पड़ता है, जैसे बड़े पंख हैं, बड़े सींग हैं, ठीक है। मोनोगेमी का मतलब होता है 1 by 1, तो वहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम करना पड़ेगा। और पॉलीगाइनी तो तभी हो सकता है जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से आप इसको जोड़ दें, वरना तो हो ही नहीं सकता।
तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि सबसे कम जो स्ट्रगल है वो कब रहेगा, जब 1/1 होता है, यानी कि मोनोगेमी का मैटर होता है। ओके, यहाँ पे था कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि किसी भी स्पीसीज के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस वो पाए जाएं, कई सारी वेरिएशंस उसमें हो, तो वो क्यों ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर। तो देखो स्पेशिएशन के लिए भी ज़रूरी है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, किन सिलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा होती है वहीं पे किन सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो सारी चीज़ों के लिए ही ज़रूरी है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जेनेटिक रिलेटेडनेस, कि आपस में जेनेटिकली वो ज़्यादा मिलते हैं, विल बी मैक्सिमम, वो कब होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एलोपार्ट्रिक करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल बैरियर आ जाता है, वहाँ पे फिजिकल बैरियर होता है तो आपस में मैटिंग नहीं हो पाती है। पैरापार्ट्रिक के अंदर एक न्यू निसेस उनका मैटर हो जाता है, जबकि सिम्पैट्रिक के अंदर ऑर्गेनिज्म हो वो सारे एक ही जगह पे एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे रिलेटेडनेस वो मैक्सिमम हो सकती है। तो जो सेपरेट हो गई या कहीं पास वाले निश में चले गए तो वहाँ पे तो आपस में गैमेट एक्सचेंज कम ही हो जाएगा। सिम्पैट्रिक में फिर भी वो साथ रहते हैं, तो सबसे हाईएस्ट चांसेस कहाँ होंगे, सिम्पैट्रिक में ही होंगे, राइट। हाँ, ये था कि करैक्टर सिमिलैरिटी, कि आपको बाह्य लक्षण है वो एक जैसे दिखेंगे, करैक्टर सिमिलैरिटी दैट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड, जिसका अपन गलत अर्थ निकाल लेते हैं। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता कुछ और है, हम समझ कुछ और लेते हैं। एज ए कॉमन डिसेंडेंट इज कॉल्ड, तो उसको अपन होमोप्लासी बोलते हैं। जो हम फाइलोजेनिक ट्री बनाते हैं वहाँ पे बात आई थी कि आपके जो रिवर्सल्स हैं, है ना, या कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशंस हैं, वो होमोप्लासी कोज करते हैं, यानी कि हमें लगता है कि ऐसा है लेकिन उसका उल्टा होता है। तो होमोप्लासी का मतलब दिख कुछ और रहा होता है, करैक्टर्स वो सेम दिखते हैं, लेकिन जैसे मान के आपने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिया, उनके करैक्टर एक जैसे हो जाते हैं। एंसेस्टर तो उनके डिफरेंट थे बट उनके करैक्टर्स वो सेम हो जाते हैं, तो वो होमोप्लासिस में ही आता है। ऐसे आप कोई रिवर्सल होता है तो वो भी ऐसा लगता है जैसे एंसेस्टर जैसे करैक्टर उसके अंदर, तो वो भी होमोप्लासी होता है, राइट। हाँ ठीक है, देखो ये तो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल पॉलिनेशन सिस्टम के लिए क्या है, तो को इवोल्यूशन है ना, पैरेलल इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि इन बर्ड्स वेयर बोथ पेरेंट्स, है ना, मेल फीमेल दोनों, वन बोथ पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट इन पेरेंटल केयर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डायमॉर्फिज्म वो नहीं मिलेगी, है ना, नो डायमॉर्फिज्म का मामला होगा ये, क्योंकि डायमॉर्फिज्म होने पे तो घोंसले के काम एक करता है दूसरा नहीं करता है, राइट। जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने बड़े पंख बनाए हैं, वो सब नहीं करता है। तो यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं घोंसले के, इसका मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है कि मेल्स आर लार्जर नहीं हो सकता, फीमेल्स आर मोर कलरफुल, डायमॉर्फिज्म तो होगा ही नहीं, तो अंतर तो हो ही नहीं सकता, तो बोथ सेक्सेस आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ओके, ये था कि आपका जो हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग एल्स्ट्रिक बिहेवियर जो होता है विथ लो बेनिफिट, यानी कि जो बी की वैल्यू है वो लो हो, यानी कि कम कीमत पे कम बेनिफिट पे कोई कॉस्ट है वो पे की जा रही है, मे इनकर्ड फॉर। तो कम बेनिफिट पे कोई एक्ट कब होता है, जब आर बड़ा होता है। तो आर बड़ा किन के लिए होगा, जो ट्रू सिबलिंग्स हैं, क्योंकि वहाँ पे बी और आर के बीच में रिलेशन होता है ना कॉस्ट के साथ में। तो कम फायदे के ऊपर काम किसके लिए होता है, जिसके साथ जेनेटिक रिलेटेडनेस बड़ी होती है। तो आर यहाँ पे सबसे बड़ा किसका है, ट्रू सिबलिंग का ही है। ठीक है, देखो ये था कि पाराफाइलेटिक ग्रुप में हम किसे लेंगे,
तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि पारा का मतलब क्या होता है कि हम कुछ एक मेंबर्स को छोड़ दें, बाकी सबको ले लें, यानी कि इंक्लूड द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बट नॉट ऑल इट्स डिसेंडेंट। तो ये हो जाएगा आपका पारा। कंटेंट्स अनरिलेटेड, वो तो पॉली में जाएगा, है ना। इंक्लूड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लैड बट डू नॉट द मोस्ट रिसेंट, ये तो कुछ होगा ही नहीं। कंटेन ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लैड एंड मोस्ट रिसेंट, तो ये तो आपका मोनो में चला जाएगा, है ना। तो जिसमें आप मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर के सारे ले लें लेकिन कुछ एक को छोड़ के लें, है ना, बाकी कुछ रह गए वो कुछ एक, तो वहाँ पे अपन पारा बोलते हैं। देखो ये था कि जो डुप्लीकेट जीन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनका भविष्य क्या होता है। तो कोई भी डुप्लीकेट जीन होता है, जैसे मान कि ये तो हो गया आपका जीन ओरिजिनल कॉपी और ये हो गया उसका डुप्लीकेट कॉपी। तो नॉर्मल कॉपी से नॉर्मल फंक्शन तो हो ही रहा होता है, और डॉजेज कंपनसेशन भी हमें बैलेंस करना होता है। तो डुप्लीकेट कॉपी क्या कर सकती है, उसमें वेरिएशन हो सकते हैं और फिर वो न्यू फंक्शन कर सकते हैं ना। तो जीन डुप्लीकेशन से न्यू फंक्शन सब आते हैं, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है कि कोई नया फंक्शन है वो म्यूटेशंस के थ्रू, वेरिएशंस के थ्रू उसको सेकंड कॉपी को दिया जा सकता है, जैसे आपने लाइसोजाइम का एग्जांपल भी पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था कि विच पीरियड इज नोन एज ऑफ फिशेस। ये तो क्या है कि डायरेक्टली आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो डिवोनियन है उसको अपन एज ऑफ फिशेस के नाम से जानते हैं। मैमल्स का जो ओरिजिन है ना, मैमल्स फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो ये आपका ट्रायसिक पीरियड है। और लैंड प्लांट्स के जो प्रोबेबल एंसेस्टर्स हैं वो ऐसे एल्गी हैं जिनके ऊपर ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होता है, जैसे कारा जैसे हैं, तो कैरोफाइशियन में आते हैं। कैरलीज, वैसे ऑर्डर का नाम आता है तो कैरलीज आएगा। और अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर वाज पॉसिबली डिवॉइड ऑफ, तो उसमें वेपर्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन था, मीथेन नहीं था, क्योंकि मीथेन तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था। मीथेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था। तो मीथेन अर्ली एटमॉस्फेयर में नहीं था। मीथेन तो अर्ली एटमॉस्फेयर की गैसेज के रिएक्शन का प्रोडक्ट था, पहला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। देखो यहाँ पूछा गया था कि रेगुलेटेड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कि मेम्ब्रेन के जो आर पार जाने के मैटर्स होते हैं वो थोड़े से कंट्रोल हो जाएं, वाज मोर इन, तो वो थोड़े से ठीक किस में हो गए थे, तो माइक्रोस्फीयर्स में हो गए थे, है ना। प्रोटीनॉइड्स तो एक कॉमन टर्म होता है, कॉन्जर्वेट्स हैं उनके अंदर वाटर की फिल्म थी, और माइक्रोस्फीयर्स हैं उनके अंदर प्रोटीन की फिल्म थी। तो प्रोटीन जैसा कुछ आवरण हो तो उसमें परमेबिलिटी वो वाटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल अपन मान सकते हैं। देखो ये था कि ड्यूरिंग अर्थ पास्ट, यानी कि पीछे का जो टाइम रहा था उसके अकॉर्डिंग टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में टकराई थी ना, जैसे दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं वो आपस में एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो वो जब कोलॉइड होंगी, कोलैप्स होंगी, नॉट रिजल्टेड टू, तो उनके आपस में टकराने से क्या नहीं हुआ, तो कोस्टल डाइवर्सिटी तो लॉस होगी होगी, क्योंकि जब ये आपस में जो एरिया है वो कोलॉइड करेंगे, टकराएंगे, तो कोस्टल जो भी लाइफ है वो तो डिस्टर्ब होगी होगी, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डिस्टर्ब होंगे। तो ये तो आपका गलत है, डिस्टर्ब होगा। फिर था कि रैपिड इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, तो जब दोनों जमीन एक साथ होंगी, दोनों प्लेट जुड़ेंगी तो ये एक्सपेंड करेगा, दोनों एक्सपेंड करेंगे तो टेरेस्ट्रियल लाइफ को तो बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी होगा। और एसिलेटेड सिम्बायोटिक स्पेशिएशन, देखो सिम्बायोटिक स्पेशिएशन तब होता है जब एरिया है वो लिमिट करे और उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म वो डेवलप हो।
क्योंकि नया कुछ कब बनता है, जब स्ट्रगल तेज चल रहा होता है ना। पॉलीमॉर्फिज्म जहाँ पे एरिया छोटा हो और उसके अंदर वेरिएशन काफ़ी सारे हों, मॉर्फोलॉजी 1 मॉर्फोलॉजी 2 ऐसे पॉलीमॉर्फोलॉजी हो, तो वहाँ से फिर क्या होता है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होता है। लेकिन यहाँ तो जब दोनों चट्टान टकराएंगी तो लैंड मास हो तो बढ़ेगा, है ना। जो लैंड मास है वो पहले के बजाय बड़ा होगा, तो वहाँ पे फिर स्पेसिएशन है ना, वो थोड़ा सा लूज होना चाहिए, क्योंकि एक कन्फाइंड एरिया की बजाय एक बड़ा एरिया क्रिएट हो रहा है, तो दैट शुड बी मतलब कि उसको सिम्पैथिक स्पेसिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। सिम्पैथिक स्पेसिएशन होने के लिए क्या जरूरी है, एक लिमिट जरूरी है। जबकि हमारे यहाँ पे जब कोलॉइड आप कराएंगे चट्टानों को तो लैंड मास बढ़ेगा, तो ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड होगा, तो सिम्पैथिक स्पेसिएशन तो धीरे होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता वो अपन को बताना था, थर्ड ऑप्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्रेड ऑफ को लेके था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स, है ना। देखो पहला तो था कि लेवल ऑफ पेरेंटल केयर एंड क्रस्ट साइज आर पॉजिटिव रिलेटेड, ये तो गलत बात है ना। पेरेंटल केयर क्रस्ट साइज बड़ा होने पे कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिलेशन नहीं है उनके बीच में, नेगेटिव रिलेशन है, ये गलत बात है। एनिमल्स मैच्योरिंग अर्ली टेंड टू लिव लॉन्गर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका मैचुरेशन जल्दी हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो लाइफ स्पान है वो छोटा ही होता है, तो लिव लॉन्गर नहीं हो सकते ना। और ये था कि एन इंक्रीज इन सीड साइज, तो अगर सीड बड़े बनेंगे यूजुअली एसोसिएट विद अ डिक्रीज इन सीड नंबर, ये बिल्कुल सही बात है कि छोटे सीड हैं वो ज़्यादा बनते हैं संख्या में, और बड़े सीड हैं वो संख्या में कम बनते हैं। और एलोकेशन ऑफ हायर एनर्जी फॉर रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन में ज़्यादा एनर्जी को लगाना लीड्स टू हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ किन के आती है, आर सिलेक्टेड की आती है, और आर सिलेक्टेड के लिए आपको क्या हायर एलोकेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी हो, तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी करते हैं, तो वो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेक्ट जो ट्रेड ऑफ है वो आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है। देखो पेरेंटल केयर क्रस्ट साइज, जैसे मान लो कि ऑफ स्प्रिंग 2 हैं और ऑफ स्प्रिंग 10 हैं, तो पेरेंटल केयर ज़्यादा कहाँ होती है, 2 में होती है ना। पेरेंटल केयर तो होगी ज़्यादा, और अगर क्लच साइज बड़ा है तो पेरेंटल केयर होगी कम, तो पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है, तो गलत हो गया। एनिमल्स मैच्योरिंग अर्ली, इसमें ये ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो ट्रेड ऑफ का मतलब जैसे अदला बदली, लेना देना, ऐसे मीनिंग होते हैं। जैसे कोई व्यापार होता है, भाई एक इधर कुछ लगाओगे तो उसका ये नुकसान होता है, ऐसे। तो जैसे यहाँ पे सीड साइज है वो बड़ी है, तो बड़े सीड, अगर कोई पौधा बड़े सीड बना रहा है तो वो संख्या में कम बनेंगे, और कोई पौधा वो छोटे सीड बना रहा है तो वो संख्या में ज़्यादा बनेंगे। तो ये इसको सही से एक्सप्लेन करता है। अभी ठीक है ना। बाकी देखो आर जो है हायर रिप्रोडक्शन आर का होता है, लेकिन आर वाले वेस्टेज ऑफ एनर्जी करते हैं, ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटिंग सिस्टम, है ना, मैटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटिंग सिस्टम देयर इज लाइकली टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई आपस में तनाव नहीं है, ऑफ इंटरेस्ट ओवर रिप्रोडक्टिव सक्सेस बिटवीन द सेक्सेस, है ना। जैसे मेल एंड फीमेल जो सेक्स होते हैं उनमें कोई सा भी सेक्स वाला ऑर्गेनिज्म है, या एक सेक्स वाले का दूसरे सेक्स वाले से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कि कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो ये जो पैटर्न होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोमिस्क्यूटिटी। तो प्रोमिस्क्यूटिटी का मतलब होता है एक प्रकार से फ्रीडमनेस जैसा होता है, कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म दूसरा जो सेक्स वाला है उसके साथ में कितना भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मैटिंग सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का फ्रीनेस वाला होता है, उसको अपन प्रोमिस्क्यूटिटी बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है।
देखो यहाँ ये पूछा गया था कि ये कुछ फाइलोजेनेटिक ट्री अपन को दिए हुए हैं ना, उनमें से फुल्ली रिजॉल्व फाइलोग्राम कौन सा है, यानी कि मोस्ट करेक्ट बताना है आपको, जिसमें कोई गलती नहीं है। तो आंसर दिया क्या आपने इसका कुछ, या आप इसका कोई आंसर देना चाहते हो? कौन से वाला? 3 वाला। देखो 3 वाला, चलो कोई बात नहीं। देखो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी लगाना पड़ता है ना, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी, जो मतलब लाइक्लीहुड को बताता है कि मतलब ज़्यादा इजीली जो संभावित है वो। देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि जैसे हर बार डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, कुछ लिनेज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, ऐसे कुछ अभी प्रेजेंट है, तो ये ऑलमोस्ट सही चीज़ है, ना, ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है। सेकंड को देखते हैं तो यहाँ पे जो 3 बार यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा रखी है गलत है, और एक भी लिनेज अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, ये भी गलत है, यानी कि जो भी बने सब अभी प्रेजेंट हैं, एक्सटिंक्ट कोई भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एवोल्यूशन है तो कोई लिनेज अब एक्सटिंक्ट भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो स्प्लिटिंग है वो सेम टाइम है, और ये स्प्लिटिंग भी सब में सेम टाइम पे हुई है, और सब में इक्वल है, तो हो तो सकता है, लेकिन ये डाउटफुल है ना। यहाँ पे ये कोई पैटर्न नहीं होता है, ये वैसे ही गलत है। तो मोस्ट जो करेक्ट होना चाहिए वो कौन सा करेंगे अपन, फर्स्ट वन करेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि फॉल्स बताना आपको, अबाउट होमोलोगस कैरेक्टर्स। तो होमोलोगस कैरेक्टर्स वो होते हैं जो सेम एंसेस्टर से जुड़े हुए होते हैं, सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन का मतलब कॉमन एंसेस्टर। तो अपन पढ़ लेते हैं सिमिलर ट्रेड्स। सिमिलर ये कह रहा है कि नॉट ट्रू अबाउट होमोलोगस कैरेक्टर्स, सिमिलर ट्रेड्स मे नॉट बी होमोलोगस। तो सिमिलर ट्रेड्स तो होमोलोगस हो सकते हैं भाई, जो सिमिलर ट्रेड्स होते हैं वो होमोलोगस हो सकते हैं। और सिमिलर ट्रेड्स में बी रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी हो सकते हैं भाई, जैसे अलग अलग एंसेस्टर हैं और इकोलॉजिकल प्रेशर सेम हो तो उनके करेक्टर एक जैसे हो जाते हैं, सेम करेक्टर, तो ये भी होता ही है। ए होमोलोगस ट्रेट दैट इज डिराइव्ड एंड शेयर्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड ऑट एपोमॉर्फी, यानी कि जो किसी लिनेज के अंदर डिराइव्ड करेक्टर का मतलब जो एंसेस्टर से बाद में आया है ना, जैसे कोई भी लिनेज होता है उसमें कोई करेक्टर बाद में एक्विसाइड होता है तो वो डिराइव्ड करेक्टर में काउंट होता है, उसके लिए बोल रहे हैं कि होमोलोगस ट्रेट दैट इज डिराइव्ड एंड शेयर्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड ऑटो। तो उसी लिनेज का मैटर है तो उसको अपन ऑटो बोलते हैं। दूसरे का होता है तो अपन सिम बोलते हैं, है ना। ऐसे ही होमोलोगस कैरेक्टर में शो होमोलोगस कैरेक्टर्स में शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बट फंक्शनल डाइवर्सिटी। तो ये बात सही है क्योंकि ओरिजिन सेम होता है उनका, फंक्शन सेम हो तब तो अपन एनालॉगी बोलते हैं, तो ये बात भी सही है। ये क्या कह रहा है, होमोलोगस कैरेक्टर्स में शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, बट यहाँ पे बट नो आना चाहिए शायद, एक सेकंड आप इसको वैसे ही समझ लीजिए। देखो होमोलोगस कैरेक्टर्स में शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, बट यहाँ पे नो आना चाहिए ना, बट नो फंक्शनल डाइवर्सिटी।
अब क्यों आएगा ना, बट फंक्शनल डाइवर्सिटी सही तो है भाई, उनके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, क्योंकि जब एंसेस्टर एक होता है तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, तो ये बात भी सही है। तो जो नहीं हो सकता वो तो फैक्ट है कि सिमिलर ट्रेड्स मे नॉट बी होमोलोगस, वो तो होमोलोगस हो सकते हैं ना, एक जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स वो होमोलोगस हो सकते हैं, क्योंकि सेम ओरिजिन होने पे हो सकते हैं ना। आप क्या कह रहे हो? These are point analysis. देखो होमोलोगस स्ट्रैट, कोई भी होमोलोगस स्ट्रैट दैट इज डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब व्युत्पत्ति होता है, मतलब कि एंसेस्टर वाले से बाद में उसमें चेंज होके बना हो, तो उसी लिनेज यानी कि सेम लिनेज था, उसमें कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर था, वो चेंज होके डिराइव्ड में कन्वर्ट हो गया, तो वो तो उसी लिनेज का है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ऑटो में ही आता है, ऑटो एपोमॉर्फी में आता हो। Okay. देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पे भी आपको फॉल्स बताना है, अबाउट द न्यूट्रल थ्योरी एज प्रपोज बाय मोटो किमुरा ना, तो जो न्यूट्रल म्यूटेशन है उनकी थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो आपको बताना है, देखो ना, तो ये क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर एडवांटेजियस म्यूटेशंस, एडवांटेजेस जो फायदा पहुंचाते हैं उनके अलावा, एक्सेप्ट फॉर एडवांटेजेस म्यूटेशन मोस्ट एलील्स आर अंडर न्यूट्रल सिलेक्शन, है ना, ये बात ठीक है, एक बार इसको रखते हैं अपन, आगे वो देखते हैं। द रेट ऑफ इवोल्यूशन फॉर मोस्ट जीन्स विल बी इक्वल टू द न्यूट्रल म्यूटेशन रेट, कि इवोल्यूशन की जो रेट है वो मेनली न्यूट्रल म्यूटेशन की रेट के बराबर होती है। अब न्यूट्रल म्यूटेशन तो क्या होता है कि इवोल्यूशन के लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल म्यूटेशन में फिनोटाइप या उसकी फिटनेस पे फर्क पड़ता ही नहीं है, तो उसका इवोल्यूशन से कनेक्शन ही नहीं है, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती। एडवांटेजियस म्यूटेशंस आर एक्सीडिंगली रेयर, यानी कि जो पॉजिटिव वाले म्यूटेशंस हैं वो रेयर होते हैं, ये बात तो वैसे सही है। एक जनरल बात करें अपन कि मोस्टली म्यूटेशंस वो नेगेटिव होते हैं, और एडवांटेजेस म्यूटेशंस हैं वो तो थोड़े से होते हैं, है ना। एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कि डीएनए सीक्वेंस के लेवल पे अगर हम बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट डोमिनेंट्स इवोल्यूशन, है ना, एट द लेवल ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस का मतलब जैसे आप जीन ले लीजिए, कि जीन लेवल पे बात करें तो जो ड्रिफ्ट है वो डोमिनेट करती है इवोल्यूशन को, तो ऐसा कुछ मतलब अपन इसको एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल थ्योरी की उससे तो इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है ना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन। तो जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, मेन चीज क्या है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है न्यूट्रल म्यूटेशन का, तो अपन को यहाँ पे कोई भी बात जो बतानी है सही है गलत है वो न्यूट्रल म्यूटेशन के अकॉर्डिंग वाली ही काउंट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये चीज़ द रेट ऑफ इवोल्यूशन फॉर मोस्ट इक्वल टू द न्यूट्रल म्यूटेशन, एक तो यहाँ पे न्यूट्रल म्यूटेशन आया है, एक यहाँ पे न्यूट्रल म्यूटेशन आया है ना। बाकी जैसे यहाँ पे तो एडवांटेजेस है, यहाँ पे भी वो आपका ड्रिफ्ट आ गया, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें आई हैं। अब ऑप्शन तो आपको यहाँ में से चूज करना पड़ेगा कि जहाँ ये कॉन्सेप्ट आपकी लागू होती है, तो इसमें लागू कहाँ नहीं होती है, सेकंड पे नहीं होती है, तो जो नॉट ट्रू है वो तुमको ऑप्शन नंबर सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन तो आपने कर दिया होगा, दिस इज द, है ना, बॉडी साइज बॉडी मास में जो इंक्रीजमेंट आता है दैट इज बर्गमान्स रूल, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में था कि साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू प्लांट स्पीसीज ए एंड बी, तो उन्होंने 2 नई स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई की, ए और बी, है ना। दे लुक सिमिलर
except that species A bear flowers and leaves that are twice the size of those, यानी कि यहाँ पे जो भी हैं फ्लावर और लीफ उनकी साइज डबल है, बड़े हैं वो, मतलब बड़ी पत्तियाँ हैं, और फूल है वो भी बड़े हैं, और यहाँ पे फ्लावर हैं वो छोटे हैं और पत्तियाँ भी छोटी हैं, ऐसा कह रहा है। Which method should be scientists use to appropriately investigate if species A is a result of gene duplication in species B? कि स्पीसीज B के जीन डुप्लीकेशन से स्पीसीज A बनी है, इस चीज़ को समझाने के लिए जो ऑप्शन में से हमें कौन सी चीज़ है वो सबसे सही है, वो लग रही है, वो अपन को बताना है। सीक्वेंस सिमिलरिटी, अगर डुप्लीकेशन हुआ है तो सीक्वेंस में आपको समानता मिलेगी, जीन स्ट्रक्चर एंड जीन साइज, ठीक है, ये बात सही है। प्लांट साइज, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीन, कि जो जीन्स हैं वो पास पास होंगे, अब डुप्लीकेट होने पे पास पास होंगे कोई ज़रूरी नहीं है ना। सीक्वेंस सिमिलरिटी, ठीक है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीन, पास पास डुप्लीकेट जीन वहीं पे हो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। जीनोम साइज तो खैर डिफर करेगा, बड़ा मिलेगा आपको। सीक्वेंस लेंथ, अब सीक्वेंस लेंथ में तो वेरिएशन आएगा नहीं क्योंकि डुप्लीकेट जीन है तो वो का वही कॉपी है वहाँ पे, तो सीक्वेंस में तो आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। जीन स्ट्रक्चर में भी नहीं मिलेगा, क्रोमोसोम काउंट है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे सही बात क्या है कि सीक्वेंस सिमिलरिटी आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जीन स्ट्रक्चर आपको मिलेगी और जीन साइज जो है वो अपन को देखने को मिलेगा कि उनमें आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर 20 से डुप्लीकेट होके ये बना है तो वहाँ पे सीक्वेंस सिमिलरिटी है वो भी आपको डबल मिलेगी, जीन स्ट्रक्चर है वो सेम मिलेगा, जीन साइज है वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन प्लांट की साइज वो तो आपको ऑब्जर्व हो ही रहा है, और प्रॉक्सिमिटी में ही होंगे जीन, ये कुछ जरूरी नहीं है। डुप्लीकेट कॉपी है वो तो जीनोम में कहीं भी लग सकती है, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब नहीं है, और लेंथ है वो चेंज होगी नहीं, तो ऑप्शन अपन को फैच करना पड़ेगा। ओके। पैलेंटोलॉजिस्ट डिगिंग इन एन एरिया डिस्कवर्स प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बरियल साइट, तो कोई ऐसी जगह उनको मिलती है जहाँ पे ह्यूमंस के अवशेष है ना। द सेम ग्रुप वाइल एक्सप्लोरिंग ए नियर बाई एरिया डिस्कवर्ड फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ व्हाट अपीयर टू बी मोर देन 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड डायनासोर्स। तो एक तो ह्यूमन के फॉसिल्स हैं और दूसरे डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं, तो दोनों की जो टाइम स्केल है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ह्यूमंस के हैं वो तो लेट के हैं, डायनासोर्स के ओल्ड हैं। तो फिर अपन से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो अपन करते हैं उसमें अपन को दोनों फॉसिल्स के एज पता लगाने के लिए हमें कौन सी डेटिंग करनी चाहिए ना। तो देखो ह्यूमंस के लिए तो अपन करेंगे C14 डेटिंग, है ना, कार्बन 14 वाली करते हैं C14। और डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं वो बहुत पुराने हैं, 100 मिलियन ओल्ड हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाफ लाइफ को आपको ध्यान देना होता है, तो ऐसे रेडियोएक्टिव कंपाउंड जिनकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं, उनको हम काम में ले सकते हैं। तो वहाँ पे अपन काम में लेंगे यूरेनियम, है। रुबीडियम को अपन ह्यूमन दोनों के लिए सेम तो अपन ले ही नहीं सकते, है ना, C18 जैसा कुछ होता नहीं है ना। तो ये जैसे आयोडीन 128 है, ह्यूमंस के लिए अपन क्यों लेंगे, ह्यूमंस के लिए तो C14 अपन काम में लेते हैं ना। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगा अपन को। देखो ये वाला क्वेश्चन ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके था कि गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिलेटेड द टू कंपीटिंग हाइपोथेसिस, कि दो बिल्कुल से अपोजिट जो विचारधाराएं हैं वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। किसको लेके हैं, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन को लेके है ना, जो मॉडर्न ह्यूमन है उसके ओरिजिन को लेके कॉन्सेप्ट है। एक तो है आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस और दूसरी होती है मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो दोनों को लेके यहाँ पे बातें हैं और फिर कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ का था। देखो पहला था कि बोथ द हाइपोथेसिस सपोर्ट दैट होमो इरेक्टस, है ना, जिसने पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया, खड़ा होके बाइपेडल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका एंड एक्सपेंडेड टू यूरेशिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ही जो हाइपोथेसिस हैं उसको सपोर्ट करती है।
कि इनका जो होमो इरेक्टस है वो अफ्रीका से बाहर निकला था और फिर जो यूरोप और एशिया का भाग है उसमें फैला था ना। फिर था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना, जो कि अपन एक फीमेल एंसेस्ट्री के लिए काम में लेते हैं। एंड वाई क्रोमोसोम जो कि मेल के लिए, मेल एंसेस्ट्री के लिए काम में लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो फीमेल एंसेस्ट्री के लिए काम में लेते हैं, मैटरनल के लिए ना। तो mtDNA और वाई क्रोमोसोम डीएनए एविडेंस सपोर्ट द आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस। तो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस है वो मेनली इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ना, जो फीमेल एंड मैटरनल एंड पैटर्नल जो एंसेस्ट्री है उसके ऊपर बेस्ड हो, तो ये बात भी सही है। और यहाँ पे था कि द प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट, कि दोनों में जो विरोधाभास है ना, जिस बात को लेकर डिफरेंस है बिटवीन द टू हाइपोथेसिस इज दैट मल्टी रीजनल जो हाइपोथेसिस है डज नॉट सपोर्ट अफ्रीकन ओरिजिन। तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट का जस्ट उल्टा हो गया, तो वो तो सपोर्ट करती है, डज नॉट गलत है यहाँ पे, तो यही इनकरेक्ट वाला आपको आंसर भी देना था। फिर था कि मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस जो है वो ये कहती है कि इंडिपेंडेंट ओरिजिन हुए थे कई जगह पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सिंस होमो इरेक्टस केम आउट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका से बाहर आने से पहले जो ह्यूमन थे उसके मल्टीपल जगह पे ओरिजिन से वो रहे थे, ऐसा मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस कहती है। और आउट ऑफ अफ्रीका वो कहती है कि अफ्रीका के अंदर ओरिजिन हुआ था, बाद में वहाँ से वो यूरेशिया में फैले थे। तो मल्टी रीजनल हो या आपका आउट ऑफ अफ्रीका हो, दोनों ही ये मानते हैं कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ है, तो ये थर्ड ऑप्शन की लैंग्वेज है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। देखो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन का मतलब है कि किसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसको सपोर्ट किया जाएगा ना, पॉजिटिव का मतलब उसको सपोर्ट किया जाएगा। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसको कम सपोर्ट किया जाएगा, और किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, उसको लेकर ट्रू बात बतानी है। देखो, फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप इंक्रीजेस, कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कोई जीनोटाइप है उसका नंबर बढ़ेगा, उसकी फिटनेस बढ़ेगी, एज इट बिकम लेस कॉमन। तो ये तो उल्टा हो गया कि जब कोई किसी की फिटनेस बढ़ती है तो वो एलील तो ज़्यादा मिलेगी, तो वो वाला जीनोटाइप ज़्यादा मिलेगा, तो लेस कॉमन नहीं, वो तो ज़्यादा कॉमन होगा, ये गलत हो गया। फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप इंक्रीज एज इट बिकम मोर कॉमन, ये बिल्कुल सही बात है कि जिसकी जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी उसका उतना ज़्यादा आउटपुट है, तो उतने ज़्यादा प्रोजेनी बनाएगा, तो नंबर ऑफ एलील में बढ़ेगा। थर्ड में था कि फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप डिक्रीजेस एज इट बिकम लेस कॉमन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन का ये उल्टा है, बट हमें क्या कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि पॉजिटिव कि कोई बढ़े तो उससे फिटनेस बढ़े तो उससे मतलब सिलेक्शन भी बढ़े, ऐसी बात बतानी, ना कि नेगेटिव के लिए बताना। ये नेगेटिव के लिए काम कर रहा है ना, कि किसी का अगर फिटनेस कम होगा तो वो कम कॉमन होगी, तो ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है ना कि पॉजिटिव सेंस में, तो ये इसलिए गलत होगा। और फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप डिक्रीजेस एज इट बिकम कॉमन, है ना, कॉमन एंड गेट फिक्स, तो वो तो इंक्रीज होती है, डिक्रीज तो तभी होती है ना जब किसी को सपोर्ट नहीं होता है तो डिक्रीज होती है, और जो सपोर्ट नहीं होता है तो फिर कॉमन कैसे हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या देंगे अपन, सेकंड ऑप्शन देंगे। ओके, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप इसको चेक कीजिए। कंसीडर ए सिंगल लॉकस विथ टू एलील सिस्टम दैट आर हार्डी-विनबर्ग आपको अप्लाई करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप, वन ऑफ द होमोजाइगस यानी कि या तो पी स्क्वायर है ना या क्यू स्क्वायर, दोनों में से कोई भी एक ले लो, वो कितना है 0.64। मान लो आपने पी स्क्वायर 0.64 ले लिया, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन, तो 2pq कितने हैं ये आपको बताना है, राइट। तो पी स्क्वायर अगर आपने ये लिया तो पी कितना होगा, अंडर रूट कर दीजिए इसका 0.64, तो क्या आएगा 0.8। तो क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। तो 2pq क्या होने वाला है 2 गुणा 0.8 गुणा 0.2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.32। आ गया था आपका आंसर। हेलो,
ठीक है, देखिए यहाँ पे बताना था कि कंपटीशन फॉर मैट्स, कि जैसे मेल वाले हैं वो फीमेल के लिए compete करें, फीमेल वाले हैं वो मेल के लिए compete करें। कंपटीशन फॉर मैट्स एंड वेरिएंस इन फिटनेस, और उनकी जो फिटनेस हो वो बराबर ना हो, अनइक्वल हो, उसमें अंतर हो ना, अनइक्वल, इज हायर अमॉन्ग फीमेल्स, कि फीमेल्स के अंदर जो कंपटीशन है मैट के लिए वो ज़्यादा हो, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल जो है वो तो हो ज़्यादा तभी compete करेंगे, और नंबर ऑफ मेल है वो हो कम, क्योंकि फीमेल्स अपोजिट सेक्स के लिए compete कब करेंगे, जब उनको अपने सारे एग्स फर्टिलाइज करवाने में, इट मीन्स उनको मेल्स की संख्या अगर कम है तो ऐसा सिचुएशन आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी। ठीक है, देन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फीमेल ज़्यादा हो, तो दैट विल बी, है ना, वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। ये निशान उल्टा होगा ना, मोर देन वन आएगा, दिस विल बी मोर देन वन मेल, है ना। लॉजिक क्या होता है, टू गेट ऑल एग्स फर्टिलाइज, एग्स शुड बी ऑल फर्टिलाइज। तो बस लैंग्वेज से आपको देखना था कि लैंग्वेज आपको कह रही कि हायर अमॉन्ग फीमेल्स, हैं कि फीमेल्स ज़्यादा compete कर रही हैं, तो अपोजिट सेक्स है उसके मेंबर्स वो कम हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉलीएंड्री। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लिस्ट इम्पैक्ट। लिस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट, कम से कम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोवेस्ट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब असर होता है ऑन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो रैंडम मैटिंग है वो सबसे कम फर्क डालती है, क्योंकि रैंडम मैटिंग से क्या होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी में नो चेंज आता है, क्योंकि ये हार्डी-विल्बर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराती है ना, नो चेंज। बाकी इनब्रीडिंग से डिप्रेशन कोज होता है, नंबर ऑफ होमोजाइगस वो बढ़ता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, आउटब्रीडिंग है, उससे भी क्या है कि दूसरे एलील सब आते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी कब बदलती है, जब रैंडम मैटिंग हो, या अपन कह सकते हैं कि हार्डी-विल्बर के जो अजम्पशंस है वो लागू होते हैं। ओके, ऑल क्लियर है ना बात। तो देखो आपको ये पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, सबसे कम असर कब पड़ेगा, एलिक फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम फर्क, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एलिक फ्रीक्वेंसी में नो चेंज जैसा कब आता है, यानी कि एलिक फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी वो की वो कब रहती है, जब रैंडम मैटिंग हो। भाई हार्डी-विल्बर आप पढ़ते हो ना, हार्डी-विल्बर जब आप अप्लाई करते हो, हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हो, तो पॉपुलेशन एक तो लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, बाकी जैसे म्यूटेशंस हैं वो नहीं होने चाहिए, है ना, ड्रिफ्ट है वो नहीं होना चाहिए, तो ये सब आता है उसके अंदर। तो रैंडम मैटिंग अगर होगी तो हार्डी-विल्बर लगेगा, तो हार्डी-विल्बर तो क्या कहता है, एलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होना, तो बदलाव नहीं होने का मतलब कम से कम चेंज, और कम से कम चेंज आपसे पूछ रहा था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पेशिएशन, है ना, कि नई स्पीसीज के बनने का जो प्रोसेस होता है ना उसको लेके सही बात बतानी है आपको ना, करेक्ट। देखो एलोपैट्रिक है ना, और एलोपैट्रिक स्पेशिएशन अकर्स बिटवीन एडजेसेंट नहीं होता है, वो सेपरेटेड होती है, क्योंकि एलोपैट्रिक के अंदर कोई ना कोई जियोग्राफिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर वो पाया जाता है, तो नियर बाय नहीं होती है, सेपरेटेड होती है, गलत बात है। पैरापैट्रिक स्पेशिएशन में अकर बिटवीन जियोग्राफिकली सेपरेटेड, नहीं, वहाँ तो एलोपैट्रिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन अकर व्हेन वन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, है ना, एक साथ रहते हैं, वहीं पे होता है जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है ना।
और सिंपैट्रिक स्पेसिएशन अकर व्हेन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस आर फ्रेगमेंटेड नहीं होता है ना। एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन होती है तो उसमें सिंपैट्रिक होता है, नियर बाय निश होती है उसमें पैरापैट्रिक होता है, अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया होता है तो एरोपैट्रिक होता है। तो स्पेसिएशन के वेज से क्वेश्चन था ना। ओके, देखो यहाँ पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द माइक्रो इवोल्यूशन, है ना। माइक्रो इवोल्यूशन को कौन सपोर्ट नहीं करता, है ना, यानी कि माइक्रो से बड़ा जो करता है। इसमें क्या होता है कि स्पीसीज लेवल तक जो होता है ना, उसके नीचे जितना भी होता है वो तो होता है माइक्रो, और उससे बड़ा जो होता है चेंज उसको बोलते हैं मैक्रो। तो यहाँ पे माइक्रो पूछा है, तो स्पीसीज के अंदर तक का मैटर, यानी कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आए हुए हों। तो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस बहुत कम होते हैं। रैंडम मैटिंग है, उसमें तो कोई चेंज वैसे ही नहीं आता, वो तो अनचेंज का है ना। रैंडम मैटिंग का मतलब तो अनचेंज है एलिक फ्रीक्वेंसी, तो वो तो जीरो इवोल्यूशन के बराबर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, और एक नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू माइक्रो इवोल्यूशन चेंज, तो माइक्रो का मतलब हो गया कि स्पीसीज लेवल से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन को क्या क्लियर करना है, दैट शुड बी नेचुरल सिलेक्शन। रूल को लेके क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स रूल एलोस्टिक बिहेवियर कैन इवॉल्व व्हेन, ये आपका इक्वेशन आ गया कि जब R मल्टीप्लाइड बाई B है वो कॉस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो लास्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि C इज द कॉस्ट ऑफ द एक्ट राइजिंग फ्रॉम परफॉर्मिंग द एलोस्टिक एक्ट एंड R इज द रिलेटेडनेस बिटवीन द। तो ये किन के बीच में होता है, वो तो सिंपल सी बात है कि जो R है वो तो होता है जेनेटिक रिलेटेडनेस, कि आपस में जो जेनेटिक समानता है वो क्या है, रिलेटेडनेस होती है। तो ना B है वो बेनिफिट, और C है वो कॉस्ट। तो जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको तो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और जिसके लिए किया गया यानी कि जो रिसीवर होता है, रेसिपिएंट होता है, उसको बेनिफिट होता है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द एलोस्टिक एक्ट उसको तो होगा कॉस्ट, और रेसिपिएंट है उसको होगा बी। तो ये किसके लिए होते हैं वो पूछा था ना, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ है। देखो यहाँ थोड़ा सा मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन को लेके है कि एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए के सीक्वेंस को अपन काम में ले रहे हैं, आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, एक्सेप्टिंग। तो कहाँ ये आरएनए वाला डाटा अपने काम में नहीं आएगा, बाकी जगह पे 3 जगह पे काम में आएगा, वो देखना अपन को। तो आरएनए इज इवोल्यूशनरी एंशिएंट, तो पुराने से लेके नए तक का जो चेंजेज है उसके लिए हम काम में ले सकते हैं, ये तो काम में आएगा। नो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म लैक आरएनए, क्योंकि सभी में आरएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स हों यूकैरियोट्स हों, सब में मिलता है, इसलिए काम में लेते हैं अपन आरएनए, इसीलिए तो लेते हैं। आरएनए कैन अंडरगो लैटरल ट्रांसफर अमॉन्ग डिस्टेंट स्पीसीज, अगर एक लिनेज से दूसरे लिनेज के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता तो फिर हम एंसेस्ट्री को डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो यहाँ ये काम में नहीं आ सकता ऐसी सिचुएशन में। और आरएनए हैज इवॉल्व्ड स्लोली ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं वहीं पे तो अपन लंबे समय का रिकॉर्ड काम में ले सकते हैं ना। तो अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी चेंज होती है तो इतने बड़े टाइम स्केल के जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें इंक्लूड ही नहीं हो सकते। तो आरएनए धीरे धीरे चेंज होता है और सभी में पाया जाता है, काफ़ी पुराना है, ये सारी चीज़ें इसको यूजेबल बनाती है। जबकि एक लिनेज से दूसरे लिनेज में अगर इसका ट्रांसफर होता है तो वो फिर सुटेबल इसको नहीं बनाएगा, है ना। तो थर्ड वन है ना, एक्सेप्टिंग के अकॉर्डिंग थर्ड वन जाएगा इसका आंसर, है ना। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन, कि सबसे सटीक जो व्याख्या है वो क्या है, ऑफ द जीन
पिरामिडिंग इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो जीन पिरामिडिंग होता है, जैसे पिरामिड बनता है उसी प्रकार से जीन पिरामिडिंग की जो गुच्छा बनता है उसको लेके, तो इसका मतलब ये होता है कि इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस। प्लांट्स के अंदर जो रेजिस्टेंस वाले जीन्स होते हैं उनको असेंबल करने या उनके ग्रुपिंग का इश्यू होता है टू ए सिंगल पेस्ट इन ए सिंगल जीनोटाइप। तो जैसे अपन पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड की जो शेप होती है ना ऐसे, तो यहाँ पे इसका मतलब भी ये आता है कि जीन पिरामिडिंग जो प्लांट्स के अंदर अपन बात करते हैं वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस को फोकस करने का होता है। तो आंसर क्या रहेगा, इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ए सिंगल पेस्ट। किसी सिंगल पेस्ट के लिए जो जीन्स उन सबको गैदर करना है कि एक पेस्ट के प्रति स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सभी पैथोजन से उसमें आ जाता है।